एसी सर्किट में हमने क्या चीज़ें पढ़ी? हमने पढ़ा करंट और पढ़ा वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज में हमने देखा, करंट में देखा, इसमें एक था एवरेज करंट और एक था रूट मीन और एक था आरएमएस, लिख दूँ इसको शॉर्ट में आरएमएस, और था हमारे पास पीक और था इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये है हमारे पास करंट्स। उसी तरह से सारे ही वोल्टेजेस भी हो जाएंगे। एवरेज वोल्ट का जो फॉर्मूला था बच्चे वो था आई नॉट के साथ 2/पाई था, आरएमएस के साथ था आई नॉट के बाद √2, पीक जो है वो आई नॉट ही है, इंस्टेंटेनियस आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखना चाह रहे हो लिख लो, वैसे नॉर्मली आई नॉट साइन ओमेगा टी हम लेते हैं, ठीक है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, साइनोसॉइडल वेव है। ये सब, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे कांस्टेंट्स होते हैं और ये क्या करता है? ये वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा क्या था? 2πf था, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद फिर हमने जो सेकंड टॉपिक किया, उस सेकंड टॉपिक में आया हमारे पास फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए जब हमने बात करी तो फेजर पहले पढ़ा। फेजर का मतलब होता है वेक्टर। एक वेक्टर लिया, उस वेक्टर से हमने अपनी फिजिकल क्वांटिटी को पूरे टाइम पीरियड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, और वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? साइनोसॉइडल होनी चाहिए, ठीक है, साइनोसॉइडल होनी चाहिए। और साइनोसॉइडल होगी तो क्या होगा बच्चे? अगर ये कहा जाए, अगर ये एंगल ओमेगा टी है तो इधरली साइड पे साइन ओमेगा टी आएगा, किसके साथ? जो भी इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आई नॉट होती है, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन द एक्सिस इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। फिर हमने बोला जो मेरा आई नॉट है, आई नॉट क्या है? ये मेरा एक पीक वैल्यू है, ठीक है ना, पीक वैल्यू है। और उसके बाद सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा आर। आर में हमने देखा अगर मेरे पास सर्किट में सिर्फ आर है और एसी अगर आपने लगा दिया तो ई था मेरे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई था आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और आई नॉट क्या था? ई नॉट बाय आर था। यहाँ पे ओमेगा टी दोनों का एंगल क्या है? सेम, इसलिए फेज कितना है? 0 डिग्री है। हाँ, ई नॉट पीक वैल्यू है, ई नॉट पीक वैल्यू है। फिर उसके बाद 0 डिग्री। फिर इसके दो डायग्राम्स बनाए थे हमने, एक डायग्राम साइन की फॉर्म में बनाए हैं, एक डायग्राम फेजर की फॉर्म में बनाया। ये अगर मैं आई नॉट कहूँ, ई जो होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पे भी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये मेरा ई नॉट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कौन था, उसके बाद आया इंडक्टर। इंडक्टर के केस में क्या रहा? इंडक्टर में अगर हमने देखा, स्टार्टिंग में हमने जो डेरिवेशन शुरू करी थी वो ई से ही करी थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट पे पहुंचते पहुंचते पता चला करंट पीछे चल रहा है एंगल π/2 से, है ना। और फिर उसके बाद देखा हमने, भाई बनाकर देख लेते हैं, ये कौन है? ये वोल्टेज है। करंट हमारा π/2 पीछे चल रहा है, तो करंट हमारा π/2 पीछे चलेगा तो कॉस का आएगा ना, तो कॉस का ग्राफ आपका इस तरीके से आ जाएगा, ओके। ये हमारा आई है, ये हमारा ई है। फेजर की बात करी जाए तो फेजर बच्चे है हमारे पास, ये अगर ई है तो आई उससे पीछे होगा 90 डिग्री। यहां तक नहीं आएगा, आई यहीं तक आएगा ना, आई का एम्पलीट्यूड छोटा होता है। ये आई नॉट है, ये ई नॉट, इसके बीच में 90 डिग्री होगा। और अगर इसको देखा जाए, ई कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी, तो इसके साथ ये ओमेगा टी एंगल बनाएगा। फाई कौन है? 90 डिग्री है यहाँ पे, क्लियर है। फिर उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था, थर्ड हमने पढ़ा है कैपेसिटर के लिए। जब कैपेसिटर के लिए बात करी तो कैपेसिटर में आ गया हमारे पास E = ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I इसमें आगे भाग गया था साइन ओमेगा टी प्लस π/2। फेजर डायग्राम की बात होगी तो ये हमारा E हो गया, और आगे है
आगे का मतलब ये यहाँ से आपका इस तरह से वेव बनेगी। आप बना लेना इसको थोड़ा सा सही से। उसमें चेक किया जाए तो भाई ई ये है, ये हमारा ई नॉट है, ये ई नॉट है। कितना एंगल बना रहा है ई? ओमेगा टी बना रहा है ना। ई ने ओमेगा टी बना लिया। अब ई से करंट हमारा 90 डिग्री आगे जाएगा, तो ई से इससे एंगल बनाना है 90 डिग्री का, ये मेरा 90 डिग्री बन जाएगा, आई नॉट मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल कितना बन गया एक्स एक्सिस के साथ? देखो ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90। 5 फेज डिफरेंस होता है जो इन दोनों के बीच का एंगल होता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे भी एंगल हमारा 90 डिग्री है, पर यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है, यहाँ पे करंट यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज लैग कर रहा है। 90 डिग्री दिखाना है, तो अगर ये यहाँ है तो इससे 90 डिग्री पीछे ही रहेगा ना। वो नेगेटिव पॉजिटिव मत देखो। अगर करंट आगे यहाँ वोल्टेज यहाँ होगा तो करंट यहाँ होगा। समझ आया? ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में गए, अगर कॉम्बिनेशन में गए तो कॉम्बिनेशन में बच्चे देखा हमने, कॉम्बिनेशन में क्या देखा हमने? कॉम्बिनेशन में हमने देखा आर एल देख लिया, आर सी देख लिया। अलग अलग वाले में पहले आर पढ़ा था फिर एल पढ़ा था, तो हम लोग आर ले लेते हैं, एल ले लेते हैं। एसी में हमने लगा दिया ये इसके अक्रॉस वी आर है, इसके अक्रॉस वी एल है। वेक्टर की फॉर्म में अगर बात करी जाए तो ये मेरा करंट आई नॉट है, इसी के अक्रॉस वी आर नॉट है। फेजर डायग्राम में जो वेक्टर होता है वो पीक वैल्यू के साथ डिनोट करते हैं, है ना। और इधर एल क्या था? अच्छा, एल वाले केस में कौन आगे था? करंट की वोल्टेज आगे था, तो करंट तो यही रहेगा, करंट तो सेम है, करंट तो हमारा यही है। वोल्टेज को आगे कर दो 90 डिग्री से, ठीक है। फेजर डायग्राम। अब देखो दो वेक्टर्स को जब सॉल्व करोगे तो ये टोटल जो ईएमएफ आएगा, वो कितना आ जाएगा? दो वेक्टर्स का सम सीधा नहीं होता है, वी एल नॉट स्क्वायर वी आर नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वी एल कौन होगा? आई एक्स एल होगा, और वी आर कौन होगा? आई नॉट आर हो जाएगा। तो जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे, जब इसमें लिखोगे आई नॉट, यहाँ पे एक्सएल का स्क्वायर आर का स्क्वायर, तो आई नॉट कितना हो जाएगा? ई नॉट बाय एक्सएल स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। है ही नहीं है इस चैप्टर में कुछ। हाँ, पढ़ते टाइम जब बच्चा पहली बार पढ़ता है ना, उस टाइम पे ऐसे लगता है ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही है। पर वाकई में मैं कहती हूँ इससे इजी चैप्टर कुछ है ही नहीं है। अगर मैं देखूँ अभी तक जितने हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, सबसे इजी चैप्टर लगना चाहिए ये आपको, क्योंकि सारी एक चीज़ों से दूसरे से रिलेटेड है। और है क्या? मैथ्स ही तो है, सारा मैथ्स है। बात समझ में आई यहाँ तक? फिर बच्चे क्या करना है, हमें अगर फाई पता, मुझे एक्चुअल में ये बताना है कि ये एंगल करंट के साथ, देखो ये रिजल्टेंट ईएमएफ है, ये करंट है। करंट और ईएमएफ के बीच का जो एंगल होता है वो फाई होता है ना। अब मेरे पास अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो मैं tan फाई क्या लिख सकती हूँ? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है मेरा? वी एल नॉट है, वी एल नॉट डिवाइडेड बाय वी आर नॉट, ये मेरा tan फाई आ जाएगा, फेज डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद वीसी पे, आरसी पे चलते हैं। आरसी में आएगा आर सी। आर में क्या करा बच्चे? हमने आर लगा दिया और कैपेसिटर लगा दिया, उसमें हमने एक ये लगा दिया, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे क्या है? आर, और यहाँ पे क्या है? सी। अब ध्यान से, ई क्या था मेरे पास आर के लिए? अच्छा, ई तो छोड़ दो, अभी वेक्टर सीधा लिखना है। करंट जिसके डायरेक्शन में होता था उसी डायरेक्शन में वी आर होता था, कोई प्रॉब्लम इसमें? रेजिस्टर वाले केस में करंट सेम डायरेक्शन में होता था, एंगल हमारा 0 डिग्री था, फेज डिफरेंस। वीसी, सी वाले केस में बताना करंट से वोल्टेज पीछे था कि आगे था? वोल्टेज, करंट आगे था, वोल्टेज पीछे था, तो करंट यहां रहेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा, तो वोल्टेज मेरा वीसी यहां हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स मिल गए, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे पता कर? बच्चे देखो, उसमें सी में जाइए। सी जब हमने कैपेसिटर के लिए बात करी थी तो मेरे पास ई जो था वो ई नॉट साइन ओमेगा टी था, और जो करंट था वो आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी
आगे प्लस पाई बाई 2, ये आगे है करंट, वोल्टेज पीछे है, तो करंट आगे है वोल्टेज पीछे है, तभी तो ये ऐसे। तो वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे दिखाना है, इसको मुझे 90 डिग्री से पीछे दिखाना है, तो पीछे नीचे की तरफ तो आएगा, ये चीज है। ठीक है, ओके। अब ई नॉट जो रिजल्टेंट है बच्चे, ई नॉट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का क्या होता है, वी सी नॉट स्क्वायर प्लस वी आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, tan फाई चेक करना है, फिर फाई किसके साथ एंगल होता है, रिजल्टेंट और करंट के साथ, रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट के साथ एंगल फाई होगा, फिर वही परपेंडिकुलर वी सी नॉट डिवाइडेड बाय वी आर नॉट। वी सी क्या होगा, आई नॉट एक्स सी आई नॉट आर, तो ये कट जाएगा, एक्स सी डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, यहां पे भी लिखना है तो एक्सएल बाय आर आ जाएगा। ये थोड़ा नोट कर लो आप, ये रिजल्ट आपको नोट कर लीजिए। नहीं, ये भी कर लिया पीछे, ये tan फाई, ये एक्सएल बाय आर आएगा, tan फाई लिखा है, tan फाई क्या चीज, हाँ वो वाला लिख लिया तो पहले वाला, अच्छा यहाँ लिखा, डायग्राम कहाँ है, इसकी डायग्राम तो बनाई नहीं आपने। बिल्कुल आर एल, मतलब आर लिया है, ये एल है, ये आर है, ये सी है। कहाँ नहीं समझ में आया योशा, क्योंकि आई नॉट एक्सएल होता है, आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आएगा तो आई नॉट हो जाएगा। चला जाए, अब हमें करना है आर एल सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर एल सी। आर एल सी में बच्चे क्या है, इधर वाला कौन सा कर लिया आपने, जल्दी करो, अच्छा जल्दी। आर एल सी में क्या करना है, आर लेना है, एल लेना है, सी लेना है, तीनों को सीरीज में लगाना है, और क्या कर देना है, ए सी लगा देना पीछे, है ना, ये वाला नहीं कि इसको लगा दिया, मैम ने बोला है ए सी लगाना है। सो सेम जैसे ये वाला करा है ना, सेम एज इट इज वो है, बस उसमें तीन चीजें आ जाएंगी, तीन वेक्टर्स आ जाएंगे, तीन वेक्टर को सॉल्व करना है। बनाओ बनाओ डायग्राम बनाओ, आर एल सी तीनों को कनेक्ट करिए सीरीज में। फर्स्ट वाला हो गया, ये वाला आपका, आर एल सी सीरीज। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना कह दो उतना कम ही है, इससे 100% 5 मार्कर का क्वेश्चन आता है। आरएलसी में क्या करना है बच्चे, आर लेना है, एल लेना है और सी लेना है, तीनों को एसी सर्किट के अक्रॉस हमें लगा देना है। एसी सर्किट ई है मेरा, कौन है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या करेगा, इसमें करंट भेज देगा, और करंट भेजेगा, ये कौन है मेरा, आर है, ये एल है, ये सी है, इसके अक्रॉस वी आर होगा, इसके अक्रॉस वी एल होगा, इसके अक्रॉस वी सी होगा। सेम वैसा ही हमारे पास, अगर मैं कहूँ मैं वेक्टर के डायग्राम में जाऊं, आई जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मेरा वी आर होगा, कोई दिक्कत, ये हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। अब अच्छा, इंडक्टर, इंडक्टर में वोल्टेज आगे था कि पीछे, करंट में -π/2 आया था,
करंट में माइनस पाई बाई टू आया, करंट पीछे हुआ, वोल्टेज आगे इंडक्टर में। देखो बच्चे कैसे याद रखना है, सीरीज में याद रखो हमेशा। रेजिस्टर पढ़ा पहले, फिर इंडक्टर पढ़ा, फिर कैपेसिटर पढ़ा। तो सेकंड वाली डेरिवेशन में अपने दिमाग में हमेशा रखो कि वो माइनस था, ठीक है ना। सेकंड वाले में हमने इंडक्टर पढ़ा है, उसमें माइनस था। कौन? करंट के लिए पता करा जा रहा है। हर एक डेरिवेशन में क्या किया हमने, वोल्टेज तो सेम लिया था, करंट पता करा है। तो करंट माइनस पाई बाई टू है, तो वोल्टेज क्या है, प्लस पाई बाई टू। तो वोल्टेज हमारा इंडक्टर का ऊपर आएगा, ठीक है। कैपेसिटर करंट से कितना है, पीछे है, पीछे है तो वो नीचे आएगा, VC नॉट। तीनों को एक साथ हमें ड्रॉ कर देना, बस कर लिया। फिर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये पहले दो ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, मैं इसको इधर ही लिख लेती हूँ, VL और ये VC। तो ये मेरा VL तो पहले से था ही, ये माइनस VC हो गया, हो जाएगा। और इधरली साइड पे कौन है, I नॉट है, और ये कौन है, मेरा VR है। ये हमारा VR नॉट है। तो यहां पे लिख लीजिए, VL क्या है, I नॉट XL। सो VC क्या है, I नॉट XC, एंड VR नॉट क्या है, I नॉट R, ठीक है। नेट EMF कितना आएगा, ये आ जाएगा, मुझे बताना। इधर देखो पहले सब लोग, इसके बीच में एंगल कितना है, यहां पे एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। दो वेक्टर्स एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से दोनों वेक्टर्स का स्क्वायर रूट ले लो, यही है। पर यहाँ पे दो वेक्टर है कौन कौन, एक मेरा VR नॉट है, दूसरा कौन हुआ, ये मैं अगर डायरेक्ट देखूं तो VL माइनस VC होगा कि नहीं होगा, बताइए, ठीक है ना। तो एक वेक्टर मेरा ये है और एक वेक्टर मेरा ये है, क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर नेट के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास, VL नॉट VC नॉट का स्क्वायर प्लस VR नॉट का स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। VL है, ये VC है, जब कोई वैल्यू कम ज्यादा है तो नहीं जीरो होगा, पर अगर सेम होगा तो कट जाएगा। सेम वाला ये कंडीशन लाएंगे, कब होता है, रेजोनेंस पे होता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। अब इसको बस सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का सॉल्व कैसे करेंगे, रिजल्टेंट अगर मेरे पास A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या करेंगे, ऐसे ही तो बनाएंगे ना, है ना, ये ऐसे। तो ये B है तो ये B हुआ, ये पाइथागोरस क्या आ जाएगा, ये मेरा रिजल्टेंट है, तो R क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर B का स्क्वायर। अब B की जगह पे VL माइनस VC है, A की जगह पे है हमारे पास VR, बस स्क्वायर कर दिया। ओके, ठीक है। और इसके बाद बच्चे वैल्यूज पुट करनी है, I नॉट बाहर ले आते हैं, E नॉट I नॉट XL नॉट का स्क्वायर माइनस I नॉट, पहले x है ना, XC स्क्वायर प्लस I नॉट R का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करी है मैंने, और कुछ नहीं किया भाई, हाथ जोड़ के बैठो मत। ये वाली जो वो होती है ना, ये वो होती है जब हमारा कुछ मन नहीं करेगा, हमें ये ऐसे नहीं रहना है। सच में बता रही हूँ, साइकोलॉजिकल ये पोस्चर होता है। अगर ऐसे बैठा है कोई ना, तो मतलब उसका एकदम हाँ इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा ऐसे नहीं बैठना है, ब्रेन उसमें ब्लॉक होता है फिर। तो I नॉट बच्चे सबके पास है, तो I नॉट स्क्वायर हो जाएगा, अंदर अगर मैं बात करूं XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर। अब I नॉट स्क्वायर में बाहर रखूंगी तो I नॉट आ जाएगा, अंदर आ गया XL माइनस XC का स्क्वायर और R का स्क्वायर। अभी देखना रिजल्ट्स आपको पीछे अब याद हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। ये भी याद हो जाएगा,
डायग्राम अपने दिमाग में रखना है। VL माइनस VC था, यहाँ पे XL माइनस XC हो जाएगा। कहाँ नहीं समझ आया अक्षत, है ना? ठीक है, और यहाँ से I नॉट कितना आ जाएगा अब हमारे पास, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई XL माइनस XC का स्क्वायर R का स्क्वायर, और इसी चीज को हम लोग Z बोल देते हैं, इम्पीडेंस। ठीक है, Z क्या है, Z है XL माइनस XC का स्क्वायर R का स्क्वायर रूट, Z को बोला जाता है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज, यहां पे लिख दो बेटा इम्पीडेंस, यहां पे लिखो, इम्पीडेंस को क्या बोला जाता है। अच्छा मुझे बताना जरा, एक मिनट स्टॉप राइटिंग। अब देखो, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो Z क्या है, रेजिस्टेंस ही है। R हम तब लेते हैं जब सर्किट में सिर्फ R यूज होता है, पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग L भी ले रहे हैं, C भी ले रहे हैं। हमने देखा L भी करंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, C भी करंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। अब ये सब टीम मिल गई है एक साथ, और मिलने के बाद नेट एक इफेक्टिव ओपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं सर्किट के फ्लो ऑफ करंट पे। ठीक है, जो नेट ओपोजिशन है हमारा वो क्या है, वो हमारा इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस इज जस्ट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट है, बस और कुछ नहीं है। आर था रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, रेजिस्टर से जितना ऑफर किया था रेजिस्टेंस उसको बोल दिया था। जेड पूरे सर्किट में जितना कुछ भी है सब जोड़ा, जोड़ने के बाद जितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जेड क्या है, इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस है नेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस offered by a circuit which contains RLC। ठीक है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है बेटा, वायर्स का भी ले लेते हैं, पता है वायर का भी रेजिस्टर होता है, वो भी ले लिया जाता है। वायर इसमें इम्पीडेंस में ही बोला जाता है। अब वायर से आपने कनेक्ट कराया ना सबको, तो वायर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, वो भी इसमें जोड़ते हैं। समझ आ रहा है अनवी और परमित? ओके, बिल्कुल है ही। बच्चे देखो ऑनलाइन, देखो कितना सब मटेरियल है, कितना कंटेंट है, यूट्यूब पे एक से एक अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। बट वही है, उस तरह से रिजल्ट ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत, रिजल्ट में बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एक डायरेक्ट इंटरेक्शन और एक जाके एक स्क्रीन के साथ वहाँ कोई है ही नहीं है कॉन्वर्सेशन के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आप बस एक मूवी लगा कर बैठे हो, देखे जा रहे हो, समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो आगे समझ लेंगे, यही तो होता है। जिसको आदत पड़ जाए पढ़ने की ना, वो फिर वीडियोस नहीं पसंद ही नहीं आता। जैसे शिवम था जो क्लास 12th में पिछले साल, कोई टॉपिक भी बोल दे ना कि ये अच्छा ये टॉपिक देख लेना यूट्यूब पे कहीं पे भी, वो पसंद ही नहीं आता, कहीं कुछ भी मिल जाए, मिलता ही नहीं था। अभी मेरी बेटी है शुभी, उसको यूट्यूब पे बोल दो कोई चीज़ ऐसे, जैसे SST है, कुछ है, संस्कृत है, देख लो, अच्छा देख तो लिया, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। फिर जब क्वेश्चन करने लगे तो क्वेश्चन तो हुए नहीं, नहीं होते क्वेश्चन हैं। संस्कृत क्या है, अच्छी टीचर, अच्छा आप मुझे बताना, भेजना जरा नाम, तो वो संस्कृत में बड़ी परेशान रहती है। चला जाए आगे, पर है देखते वीडियोस बहुत सारे देखे, फिर बाद में पता चला जब क्वेश्चन करने लगे तो होते ही नहीं है। मेन है क्वेश्चन की प्रॉब्लम। चला जाए भाई, टीचर फिजिक्स में बहुत अच्छे अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, अभी जैसे अलग पांडे हैं, बहुत अच्छा फिजिक्स, उसकी जो पुरानी वीडियोस हैं जबरदस्त उसका कंटेंट रहता है, बहुत अच्छा बताता है। फिर उसके बाद भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे हैं।
अब उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, इम्पीडेंस हो गया बच्चे। अब उसके बाद आते हैं रेजोनेंस पे। रेजोनेंस, रेजोनेंस बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस ऑफ RLC। ठीक है, अब रेजोनेंस में क्या होता है, अगर जो सिर्फ आपकी बुक में लिखा है, जो आपको स्कूल में बताया जाएगा, जो आपको यूट्यूब पे बताया जाएगा, वो क्या है भाई, रेजोनेंस का मतलब होता है XL इज इक्वल टू XC। XL इज इक्वल टू XC। अगर XL इज इक्वल टू XC, Z क्या था मेरा, Z क्या था, यहां पे लिख दूं, Z मेरा क्या था बच्चे, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर रूट। अगर XL इज इक्वल टू XC होगा तो मुझे बताइए जरा, Z क्या आ जाएगा, 0 प्लस R का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल आ जाएगा। मानते हैं इस बात को। अब देखो ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये कंडीशन है फॉर रेजोनेंस, कंडीशन है फॉर रेजोनेंस। इतनी बात क्लियर हुई। अब करंट क्या है, अभी मैं इसके बारे में कॉन्सेप्चुअली बताऊंगी चीजें। करंट क्या था मेरा, ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड, मतलब ई नॉट डिवाइडेड बाय आर एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यही था। बट रेजोनेंस में क्या हुआ, रेजोनेंस में क्या हुआ, आई नॉट क्या हो गया, ई नॉट डिवाइडेड बाय R। मानते हो इस बात को, है ना। अब मुझे बताना जरा, ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है कि ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है। यहां पे करंट डिनोमिनेटर क्या है, इसके कंपैरिजन में कुछ पॉजिटिव चीज ऐड हो रही है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी। अगर डिनोमिनेटर कम है तो करंट हमारा क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। सोचो ओपोजिशन कहाँ पूरे सर्किट को देना था, है ना। जैसे मान लो कोई पार्टी है अभी, या ममता बनर्जी की जो पार्टी थी वहां बंगाल में, अब कॉकरोच जनता पार्टी, तो उसमें क्या होता है कि एक पूरी की पूरी टीम मिलके दूसरी टीम को अपोज करती है। तो यहाँ वही था इम्पीडेंस, मतलब सारे मिलके उसको अपोज कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस में वो आपस में ही अपोज करने लग गए। एक्सएल अपोज कर रहा है XC को ही, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और फिर अब जो नेट इफेक्ट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, अब वो सिर्फ और सिर्फ R की वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ R की वजह से आएगा। तो बाकी रेजिस्टेंस जो है वो गायब हो गया, सिर्फ R ही है हमारा। तो आई नॉट क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है, एट रेजोनेंस, एट ये कहां पाया जाता है, रेजोनेंस पे। अच्छा मुझे बताओ करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस हमारा जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। किसी सर्किट में बताना जरा जल्दी से, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर, चलो रेजिस्टेंस अब ये हटा देते हैं, ये मेरी बैटरी है मान लो, लगा दिया मैंने, ये इसको मैं चेंज कर सकती हूँ क्या, R को, R तो फिक्स होगा, R की लेंथ फिक्स है, मटेरियल फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, R को आप नहीं छेड़ सकते हो, R को आप नहीं छेड़ सकते हो, तो R आपका फिक्स ही रहता है। हमने यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ पे करा, उसकी वजह से XL XC इक्वल और ओपोजिट हो गए, जिसकी वजह से ये वाला नेट इफेक्ट 0 हो गया, ये नेट इफेक्ट 0 हो गया, तो सिर्फ R की वजह से करंट जा रहा है। तो XL और XC लगा ना लगा सर्किट में बराबर ही है। ठीक है, अब सोचो वो है भी सर्किट में, XL XC है अभी सर्किट में, पर उन्होंने कोई नेट इफेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेजोनेंस है। ओके ठीक है, अच्छा चलिए, मैं इसी वजह से, ये मैथमेटिकल है, ये मैथमेटिकल है, ये वाला इरेज कर दूं ना, ये तो लिख लिया है आप लोगों ने। अब देखो मैं आपको कहानी बताऊं जरा, इसकी डेप्थ वाली मेरी कहानी ये। अब यहाँ पे क्या है, मैं अगर एक्सेल, ये एक्सेल इज इक्वल टू XC, यहाँ तो आप पता करोगे एक्सेल क्या लाया था हमने पीछे, ओमेगा एल, ये ओमेगा सी था, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/LC, और ओमेगा रेजोनेंस होता है बच्चे, ये इसको R लिखते हैं, तो ओमेगा R क्या हो जाएगा 1/√LC, ये आपको बुक में पाया जाएगा। ठीक है, पर एक्चुअल में हुआ क्या, कहानी समझिए जरा, छोड़ दो आप लिखना, छोड़ दो अभी। ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है बच्चे, ये हमने AC यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी एक वैल्यू होगी L, इसकी एक वैल्यू है C,
जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एल और सी मिलके जब आप स्क्वायर रूट लेके डिवाइड करोगे, एक इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा, एक इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी ओमेगा। ये हर एक डिवाइस का होता है। जैसे रेडियो स्टेशन चलाते हैं ना हम लोग, उसमें नोब होता है, आप ऐसे घुमाते हो या चेंज करते हो, उसमें क्या होता है, एल और सी की वैल्यू चेंज होती है, चेंज होने की वजह से स्टेशन चेंज हो जाता है। आप मिर्ची पता नहीं कौन कौन से स्टेशन है ना, रेड एफएम की जगह पे आपका दूसरा चैनल आ गया। अब अगर चेंज हो रहा है तो वो कहाँ से चेंज किया, आपने वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज करी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, एल और सी का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब ये कौन है बच्चे, ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रही हूं। ये कौन है, ये मेरा डिवाइस है जिसमें एलसी पहले से ही लगा हुआ था। चुप कर जाइए इधर देखिए, एलसी जिसमें पहले से ही लगा हुआ था, और हमने क्या करा, इसको एसी के अक्रॉस मैंने इसको लगा दिया। अब AC के क्रॉस लगाया तो इसमें क्या आ गया, AC ई नॉट साइन ओमेगा टी आया कि नहीं आया, इसमें भी एक ओमेगा है, इसमें भी एक ओमेगा है। और ये ओमेगा क्या है, इस वेव का है जो आपने इनपुट दिया, और यहां पे एक ओमेगा आएगा जो इसकी वजह से एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। आप इसको बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक ऐसी वैल्यू आएगी जो आपके इनपुट सोर्स का और डिवाइस का ओमेगा सेम हो जाएगा। एक ऐसी वैल्यू आएगी, करंट बढ़ाते बढ़ाते, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाओगे जिस पॉइंट पे ये आपकी इनपुट सोर्स की फ्रीक्वेंसी और आपके डिवाइस की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस का मतलब मैच हो गया, मैच हो गया तो मैक्सिमम पावर ये कंज्यूम कर लेता है। इस केस में करंट अगर मिनिमम हुआ तो ये मैक्सिमम हमारा मैक्सिमम हुआ तो ये मैक्सिमम पावर इस पॉइंट पे कंज्यूम करता है। ये होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, यहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसा सोचते हैं हम वैसा हमारे साथ होता है ना। हम सोचते हैं अरे पेपर में भूल जाएंगे, हम पेपर में भूल जाते हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीजें यही बता रहा है। हमारे सराउंडिंग में क्या है, रेडियो की सारी वेव्स आ रही हैं। हमारे सराउंडिंग में क्या है, रेडियो की सारी वेव्स हैं। ऐसा तो है नहीं है कि एफएम ये वाला है वो वाला नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, एक ही आ रहा है वही हमें मिला, नहीं। हमारी एयर में क्या है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। बट हमने क्या किया हुआ है, अपने डिवाइस जो आप रेडियो चला रहे हो उस रेडियो से आपने ट्यून कर दिया, और उस ट्यूनिंग से क्या हुआ, एक आपने फ्रीक्वेंसी अपने डिवाइस की रख ली और वो डिवाइस क्या कर रहा है, वो मैच कर रहा है। जब उस फ्रीक्वेंसी के साथ आपके डिवाइस की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो ये क्या कर लेते हैं, रेजोनेंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम पावर कंजम्पशन हो जाता है, वो चैनल आपका चलने लग जाता है। क्लियर हुई बात। फिर जैसे ही आप चेंज करते हो, आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करती हो तो दूसरी वाली वेव आपके साथ आके अटैच हो जाएगी। तो वही है जो आप अपना थॉट प्रोसेस, जैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स भी आप देखो, जैसे सीक्रेट बुक, इसी के ऊपर लिखा हुआ है कि आप जो सोचते हो वही आपके साथ होता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी है ना। तो यहाँ पे बच्चे बहुत जरूरी चीज है, आप चाहते क्या हो, क्या वो शिद्दत से चाह रहे हो, है ना। शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग, अगर पता नहीं क्या था, पूरा कायनात मिल जाता है ना, उस चीज को मिलाने, क्या था वो जिसकी भी है। ये सारी थ्योरीज बच्चे ना, पहले तो माना जाता था ऐसे ही है, बकवास है, ये है वो है, सब मैं सही बात बता रही हूँ। पहले सारी चीजें ऐसी मानी जाती थी, ऐसी मनगढ़ंत है, ये है। बट अब धीरे धीरे चीजें जो है वो प्रूव हो रही हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो रही है। तो अच्छा काम करो, दिमाग अपना अच्छा रखिए और काम करो, होगा, सब होगा, ठीक है। पर सही डायरेक्शन में उसके लिए काम करना पड़ता है अभी, ऐसे नहीं। हाँ जी बच्चे, पता चला आपको क्या हुआ, रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सोर्स है उस सोर्स का एक वेव का फ्रीक्वेंसी था और डिवाइस का फ्रीक्वेंसी है। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाते हैं उस टाइम पे ये सारी की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। अब सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम मतलब वो पावर सबसे ज्यादा, मैक्सिमम पावर, हाँ भी इसमें लिख सकते हो, जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो अगर किसी चीज को मैक्सिमम, जैसे एसी है, एसी के पीछे आपने एसी सोर्स दिया हुआ है, क्या सारे का सारा एसी इसके ऊपर ड्रॉप कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो उसको इस तरह से सेट किया जाता है कि जो एसी है उसमें जो डिवाइसेस लगे हैं वो सारे का सारा मैच हो, तब जाके वो पावर को कंज्यूम करेगा। और जब आप सोचो, आपने खाना खाया, खाना खा के आपको एनर्जी अगर वो मिल गई आपके बॉडी को तो आप काम करोगे ना। हमने पता चला हमने तो खा लिया बर्गर, अब बर्गर में क्या है, एनर्जी, वो तो और डाउन कर देगा, है ना। चलो हो गया बच्चे ये।
अब समझ में आया क्या करना है? रेजोनेंस का मतलब सिंपली XL इज इक्वल टू XC होता है। इसके केस में इंपीडेंस हमारा R के इक्वल हो जाएगा, और अगर इंपीडेंस R के इक्वल हो जाएगा तो भाई डिनोमिनेटर हमारा कम हो गया, करंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे ग्राफ आपसे पूछा जाता है रेजोनेंस वर्सेस करंट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वर्सेस, सॉरी, यहाँ ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे करंट है आपका I0। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला एक्सपेरिमेंट में, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, फिर दोबारा से ये डाउन हो जाएगा, ऐसा ग्राफ पाया गया है। फिर उसके बाद इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये क्या है, मेरा ओमेगा आर, ये वाली जो चीज आ रही है जिसके ऊपर मैक्सिमम करंट आ रहा है, वो वाली फ्रीक्वेंसी को हमने ओमेगा आर बोल दिया। ठीक है, ओमेगा आर क्या है, ये ओमेगा आर वैसी फ्रीक्वेंसी है, ये ओमेगा आर वैसी फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर करंट मैक्सिमम है। ठीक है, अगर मैं R1, ये मैंने क्या लिया, मैंने ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया, ये R3 ले लिया, ये R4 ले लिया। अभी इस साल भी पेपर में हर साल आता है ये तो। अब मुझे बताओ जरा, R4, R3, R2, R1, अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो मैं क्या लिखूं, मैं ऐसे लिखूं या फिर उल्टा? करंट किसका सबसे ज्यादा है, करंट किसका सबसे ज्यादा है, R4 का। अगर करंट सबसे ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा। समझ आई बात? ठीक है, ये ओमेगा है। ओके, लिखिए इसको, ओमेगा आर। बेटा देखो, इसका जब ग्राफ ड्रॉ किया गया ना, ये सारी इक्वेशंस और सारी चीजें जब ली गई, तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने अभी एक्सपेरिमेंट में भी बोला है कि हमने एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। फ्रीक्वेंसी मैंने पहले बहुत कम रखी थी, फिर थोड़ी थोड़ी ज्यादा करी, ज्यादा करी। अब जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मुझे बताना, इंडक्टर पास होने देगा, कैपेसिटर नहीं होने देगा। कैपेसिटर ज्यादा होगा, इंडक्टर कम होगा, तो उसकी वजह से एक्सएल आएगा, एक्सएल और आर की वजह से रेजिस्टेंस आएगा, जिसकी वजह से करंट आएगा। तो करंट हमारा कम है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रही है, 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 बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट आया जहां पे क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसी आ गई कि सी और एल पे मिलके उसने ओमेगा एल ओमेगा सी ये फैक्टर उसने बराबर कर दिया। ऐसी फ्रीक्वेंसी पे आप पहुंच गए। जब ऐसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ Z आपका R बन जाएगा, तो मैक्सिमम करंट मिलेगा, करंट हमारा मैक्सिमम मिलेगा। तो फिर मेरा इस पॉइंट के ऊपर, मान लो मैं R4 की बात कर रही हूँ, ये मुझे मैक्सिमम करंट मिल गया। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, आगे की तरफ मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जा रही हूँ। फ्रीक्वेंसी जब मैं बढ़ाऊंगी तो अब मैं हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ चली गई। जब हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ चली गई, कैपेसिटर उसको पास करने देगा, इंडक्टर नहीं करने देगा। अब कैपेसिटर अपना डोमिनेटिंग बिहेवियर वहां दिखाएगा, तो कैपेसिटर की वजह से रेजिस्टेंस आएगा और आर की वजह से तो रहेगा ही रहेगा। अब रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गया, रेजिस्टेंस हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गया। अगर रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा, करंट हमारा डिक्रीज होगा, तो इसी वजह से करंट हमारा डिक्रीज होना शुरू हो गया। क्लियर है? ठीक है, इस वजह से हमारे पास इस तरह का पैटर्न आता है फ्रीक्वेंसीज के साथ। आर आपने फिक्स रखा है, एल आपने फिक्स रखा है, सी आपने फिक्स रखा है, ओमेगा चेंज करा है। ओमेगा चेंज होते ही ये वाला पैटर्न जो है, एक्स एल ओमेगा एल होता है, एक्स सी 1/ओमेगा सी होता है। ये एक्स एल और एक्स सी वेरी कर रहा है बच्चे, एक पॉइंट पे दोनों सेम हो गए, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। क्लियर हुआ अब? ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, जाइए। किसके ऊपर? नहीं, अगर सिर्फ आरसी है तो बताओ वो किसके अगेंस्ट काम करेगा? रेजोनेंस लाने के लिए आर एल और सी, एक्सएल और एक्स सी दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करें और तीसरा कोई नहीं कर रहा है। तो रेजोनेंस तभी आएगा जब एल होगा और सी होगा।
ठीक है, आरसी में और एलसी में रेजोनेंस नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। लिख लिया है आपने? लिख लो एक बार, फिर दोबारा से लिख के समझाऊंगी। Proportionality. XL is just the resistance offered by the inductor if it is XL, and XC is the resistance offered by the capacitor in circuit. Okay. So हाँ, it is related with frequency. XL है ओमेगा L और XC है 1 by ओमेगा C. इंडक्टर क्या करता है? लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है कि हाई? डीसी को पास करता है, ठीक है, बिकॉज लो फ्रीक्वेंसीज। अगर लो फ्रीक्वेंसी है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा लो एक्सएल लो, एक्सएल लो मतलब रेजिस्टेंस लो, तो करंट को पास करेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इंडक्टेंस ज्यादा होगा। देखिए अभी जो आपको समझ नहीं आया इसमें, हमने क्या बोला बेटा, रेजोनेंस पे क्या हुआ है? रेजोनेंस पे हुआ क्या है? एट रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन क्या है हमारी? एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, 1 बाई ओमेगा एल इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। मानते हैं इस बात? रेजोनेंस है तो हमने उसका आर एक नाम दे दिया, ओमेगा आर। अरे भाई हमने पीछे एक्सेल पढ़ा है, एक्सेल जाकर देखो क्या लिखा था हमने, ओमेगा एल लिखा था। एक्स सी क्या लिखा था हमने? वो 1 बाई ओमेगा सी लिखा था। ये लिखा था, ये आता है ये, ठीक है। जब आपने डेरिवेशन पढ़ी है, डेरिवेशन में आप देखना ध्यान में जाके, जब करंट आपने पता किया था, करंट क्या आ गया था? ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल आ गया था, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ये आया था इन केस ऑफ इंडक्टर। पर नॉर्मली तो ईएमएफ के नीचे रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो हमने बोल दिया था ये वाली चीज कुछ और नहीं है, ये रेजिस्टेंस ही है। कल का लेक्चर जो पुराना था हमारा, ठीक है, ये चीज है। तो यहीं से हमें पता किया है हमारा ओमेगा आर स्क्वायर क्या आ गया? 1 बाई एल सी, और ओमेगा आर क्या आ गया? 1 बाई रूट एल सी, ये चीज, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। और फिर उसके बाद मैंने बोला फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ानी है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, अच्छा फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाऊंगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। फिर मैंने और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, बहुत जीरो से हमने स्टार्ट किया था। तो एक पॉइंट पे करते करते क्या हुआ, ये बढ़ रहा है वो कम हो रहा है, वो बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, तो दोनों क्या होंगे? एक सोचो, एक ऊपर से चीज आ रही है, एक नीचे से जा रही है, जाते 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 एक पॉइंट बराबर आ जाएगा, आ गया, ये रेजोनेंस हो गया। फिर उसके बाद ये दोबारा से इधर चला गया, ये इधर चला गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस फिर आ गया। बोल सकते हो आप? समझ आई बात? ठीक है, चलो। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? शार्पनेस, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर, शार्पनेस, इसी का टॉपिक है, वो अलग नहीं है। शार्पनेस वो क्या बताता है बच्चे? शार्पनेस बताता है आपके पीक का। ये जो पीक आई है ना, अगर मैं सिंगल ड्रॉ करूं, क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस, ये क्या है? इट डिस्क्राइब्स द शार्पनेस of peak of the graph I naught versus frequency, ठीक है। शार्पनेस के बारे में बताता है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर ज्यादा है, शार्पनेस हमारी ज्यादा है,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है Q, ये होता है ओमेगा R डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अभी ओमेगा 2 ओमेगा 1 क्या होता है, इसके लिए वेव बना लीजिए। ऐसा, ठीक है। अब देखो ये वाली ज्यादा शार्प है ना, ये वाली हमारी कम शार्प है, तो ये ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगी। वैसे देखो जो आप ये बना रहे हैं ना, बहुत जगह काम आता है। मेनली चैनल्स जब आपको एक्सेप्ट करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत जगह एलसी यूज़ करा जाता है, बहुत जगह, जैसे स्पीकर्स में हो गया, एम्पलीफायर्स में यूज़ किया जाता है एलसी। ये क्या करता है, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, एम्पलीफाई करके देखना, वोल्टेज जब एल के अक्रॉस लोगे, सी के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, आप देखना न्यूमेरिकल्स में। आर के अक्रॉस कम मिलती है। तो अगर मैं सिर्फ एल के अक्रॉस बोलूँ मुझे एम्पलीफायर बनाना है, इसके अक्रॉस आप अपना ले लो डिवाइस, कुछ एम्पलीफायर में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसमें यूज़ होता है, आपको इसमें बता दिया मैंने, रेडियो वेव्स में हो गया है ना, डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कौन सी वेव आपको वहाँ से ट्रांसमिट करनी है ना। और दूसरा आपने का उसमें होता है जो टीवी के चैनल्स होते हैं, मोबाइल के नंबर्स हैं, आपको कौन सा नंबर एक्सेप्ट करना है, आपके पास ही एग्जैक्ट वो नंबर आता है। इतने अनगिनत इसके एप्लीकेशन है, अनगिनत। कई बार चीज़ें आपको छोड़नी कौन सी हैं, है ना, छोड़ना कौन सा, सबसे मेन एक चीज छोड़ देनी है, बाकी सब एक्सेप्ट कर लो। तो मेन आप रिजेक्टर के लिए भी इसको यूज करते हैं, रिजेक्ट करवाना है जब। नहीं, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, वो नॉर्मली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर। बहुत अनगिनत एप्लीकेशन, मैं बता नहीं सकती कितनी ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो क्यू फैक्टर सबसे अच्छा मुझे बताओ, जो अब हम लोग रेडियो अगर लगाते हैं तो चैनल क्या होता है, बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर उसकी शार्प आवाज आती है और उसके आगे पीछे, अब तो फिर भी बहुत अच्छे रेडियोज आ गए ना, अब तो एक पॉइंट पे ही आ जाता है। नहीं तो नॉर्मली आप देखो, आप जैसे ही उस पॉइंट के आने के पहले बहुत देर से खर 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 आवाज आती है और उसके बाद भी खर 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 आवाज आती रहती है ना। इतनी देर में हमें वो चीज सुनाई देती है, किसी जस्ट एक पॉइंट के ऊपर आपको उसकी शार्प आवाज देती है। वो जस्ट एक पॉइंट जो होता है, वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, वो यही वाली फ्रीक्वेंसी होती है। चैनल जो मैं बता रही हूं यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, वो मेरा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये, पर ये वाला सही नहीं होता है। पता चले वो ढूंढने में ही पूरा कॉन्शियसनेस लगाओ पहले, अच्छा मिला 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 मिला, चला गया दोबारा से ले आओ उसको, तो कितना टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो मेनली अब जो होता है वो ये आपको सिलेक्ट करना है फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मली किसी एक रेंज में आपको मैक्सिमम मिले, बाकी जीरो, बाकी साइड्स में क्या है, जीरो। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, जस्ट इतना ही आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखना क्या है, इसमें अब ओमेगा 2 और ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 क्या है, ये वेव ले ली हमने और ये हमारी ओमेगा है, ये है करंट। और करंट का कितना लेना है, आरएमएस वैल्यू ले लेनी है, आई आरएमएस कितना होता था 70.7%, उस पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जो ये दोनों लाइंस आपको कट कर रही हैं, एक ओमेगा देगा, एक आपको ओमेगा 2 देगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, रेजोनेंस करंट वैल्यू के ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी ग्राफ की, वो है। नहीं, ये तो मैं कह रही हूँ आई नॉट इधर इंक्रीज हो रहा है ना, मैक्सिमम आई नॉट तो ये है मेरा, क्या चीज भाई, ये किसका ग्राफ है, ये कौन है, ये हमारा करंट है और ये आई आर एम एस है। आई आर एम एस कितना होता था, आई नॉट बाई रूट 2, 70.7% ऑफ आई नॉट, यही तो होता था। तो उतनी वैल्यू आप ले लो करंट की। मैक्सिमम आई नॉट पता है आपको, मैक्सिमम आई नॉट पता चल गई हमें, आई नॉट का 70.7% ले लो और वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, जहां जहां ग्राफ को कट कर रहा है वो दोनों एक्स एक्सिस की वैल्यूज ले लो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये आ जाएगा, ठीक है। बैंडविड्थ का नाम सुना है, नहीं सुना है, गजब बच्चे हैं आजकल। बैंडविड्थ
बैंडविड्थ भाई हर एक चैनल का एक बैंडविड्थ होता है, हर एक चैनल का बैंडविड्थ होता है, जैसे हर एक चैनल का, ठीक है। बैंडविड्थ क्या है, यही ω2 माइनस ω1, इसी को बैंडविड्थ बोला जाता है बच्चे। गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, अगर आप अपना चैनल बनाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो यही बैंडविड्थ होता है। थोड़ी 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 फ्रीक्वेंसी सबको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आप अपना जो है कंटेंट इसी में ट्रांसमिट करवाओगे, रेडियो स्टेशंस, टीवी चैनल्स, सब, ठीक है। तो उस बैंडविड्थ में, हाँ, टाइम इफेक्ट नहीं होता, टाइम इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लो कि इस चैनल ने, जैसे ABCD, अगर आप चैनल ले लो आप ABCD, ए जो चैनल है वो आपका कितने में करवा रहा है, 200 हर्ट्ज से लेके 220 हर्ट्ज तक करवा रहा है। तो जो B है वो 220 से लेके 240 हर्ट्ज तक भेजेगा। C जो है वो 240 से लेके 260 तक होगा मान लीजिए उसका, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज जो ट्रांसमिट कर सकते हैं वो ये नहीं है कि आप 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले लो वो पहुंच जाएगा, नहीं, वो भी एक पर्टिकुलर बहुत शॉर्ट डाटा है। छोड़ दो आप, मैं तो ऐसे लगी दोबारा से मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पढ़ाने लगी बच्चों को, ठीक है। तो इसमें बहुत नहीं, बट आप देखोगे जो न्यूमेरिकल्स आपके SL में है वैसे आप चेक करोगे, इस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां पे वर्ड आते ही आप ऐसे हो जाओगे, अरे ये क्या आ गया, ओके। ये बैंडविड्थ है बच्चे। बैंडविड्थ क्या है, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मेरा ω_r है, ये डेल्टा V ओमेगा मान लेते हैं, ये डेल्टा ओमेगा मान लेते हैं, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ये मेरा 2 डेल्टा ओमेगा है, ठीक है, ओके। ये क्यू फैक्टर है, क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा सर्किट आपका। अब ये जितना ज़्यादा होगा ω2 ω1 माइनस कितना होगा उतना कम होगा। ये कम होने का मतलब क्या है, दो ग्राफ हैं आपके दो ग्राफ हैं, एक ऐसा है, एक ग्राफ है ऐसा है। अब देखो अगर ये मेरा I0 है मान लीजिए और ये RMS, तो ये मेरा क्या है ω1, बैंडविड्थ इतनी आ रही है, ये ω1 ω2। इसमें अगर ये मेरा I0 है, ये RMS है, तो ये वाली वैल्यू हमारी ω2 माइनस ω1 है। अब ये कम है, ये ज़्यादा है, समझ आया। यहाँ क्यू फैक्टर क्या होगा, शार्प होगा, ये शार्प मोर होगा ये, और यहाँ क्या है क्यू हमारा लेस आएगा, ठीक है, ओके। क्लियर हो गया अच्छे से, ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। लिख लीजिए आप अब इसको, बस इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अब थोड़े से। इसके क्वेश्चंस बेटा करना, सब एक जैसे क्वेश्चन है, किसी ने करेंगे नहीं, हाँ हाँ क्वेश्चन करो, सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं, 8-10 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से करने आगे, बाकी पूरा चैप्टर आ जाएगा करने, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया ये, बुक बताओ क्वेश्चन। E0 को ERMS के इक्वल नहीं रख सकते बेटा, E0 ERMS बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। क्या सेम हो सकता है, जो DC देते हैं ना वो RMS की वैल्यू होती है, बोला जाता है ना DC के क्रॉस इतना लगाया और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हुआ। I इज इक्वल टू IRMS है ना, I इज इक्वल टू IRMS है। क्वेश्चन कहाँ है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50 हर्ट्ज साइनसॉइडल सोर्स अल्टरनेटिंग करंट टू रीच इट्स RMS वैल्यू फ्रॉम 0 इज, तो RMS वैल्यू पे हमें करंट पहुंचाना है, तो इसके लिए बच्चे क्या होगा ना, देखो सीधा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है द करंट इज व्हाट, दैट इज I0 साइन ओमेगा t,
नाउ RMS इज व्हाट, दैट इज I नॉट बाय रूट 2. इतनी बात क्लियर है. द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम at which the current reaches the value of RMS. 70%. ये देखो मुझे बताओ, ये जो मेरा करंट है इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगी, ये ग्राफ मेरा इस तरह से आएगा. ये ग्राफ यहाँ पे मुझे 100% भी दे रहा है, यहाँ पे 0 भी दे रहा है, यहाँ पे 70 भी दे रहा है. तो मुझे बताना है, मुझे यहाँ से मुझे यहाँ से मुझे यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा वो बताना. अब यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है मेरी, RMS है. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगी ये वाली वैल्यू मेरी IRMS है जब मेरा करंट टाइम दे देगा t. यहाँ से ये वैल्यू आपकी IRMS डिवाइडेड बाय I नॉट हो जाएगा साइन ओमेगा t, और जो वैल्यूज दी हैं उसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी हमें दी है भाई. अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 पाई f है, हमें f50 दिया है, तो ये 100 पाई t हो गया ना. बाद में वैल्यू में डालना होगा, ये जो वैल्यू आएगी. मान लो इसको सॉल्व करके आपको 1/2 आ रहा है, ठीक है, 1/2 आ गया. अगर साइन थीटा 1/2 होता है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका ओमेगा टी में लिख रही हूँ ना. अगर ये 1/2 है तो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना. 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई की फॉर्म में π/6 लिख सकते हैं. तो अब ओमेगा टी था तो 2 पाई एफ टी हो जाएगा, पाई से ये पाई कट गया और एफ आपको दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा. ठीक है, ओके, लिख लिया अभी, हो गया. ओके, सो देखिए एक क्वेश्चन इसका आपको करवाया जाए जरा. और मुझे देखो एक ये वाली डायग्राम है, देखिए सेम है डायग्राम, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है. ये ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ये करंट दे दिया, ये मेरा I नॉट है, ये हमारा VR नॉट है, कोई प्रॉब्लम. अब करंट से 90 डिग्री आगे हमारा VL नॉट होता है, 90 डिग्री पीछे VC नॉट होता है. करंट और VR एंगल कितना बना रहे हैं, ओमेगा टी बना रहे हैं. ये कितना है, 90 है, ये भी कितना है हमारा 90 है. तो इसको डायग्राम को देख के डरना नहीं है, अरे ये वाली डायग्राम तो कुछ और ही बनाया हुआ है. ठीक है, ओके. फिर ये दोनों आएंगे, VL माइनस VC आएगा. रिजल्टेंट कैसे बन जाएगा बताइए जरा, रिजल्टेंट मैं बनाऊं इसमें. ये मेरा VL है और यहीं पे मैं इसको पीछे की तरफ ले जाती हूँ माइनस ऑफ VC नॉट. कोई दिक्कत, ये था, इसको उल्टा के इधर ले गए, ले जाएंगे. ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास जो वेक्टर्स मिले, ये मेरा करंट था I नॉट और इसी के क्रॉस क्या हुआ, VR नॉट. अब दो वेक्टर्स ये आ गए, जब दो वेक्टर्स आ गए पैरेललोग्राम बनाइए. ठीक है, पैरेललोग्राम बनाया और ये जो होगा वो मेरा E नॉट होगा. और E नॉट और करंट के बीच में एंगल क्या बनता है, फाई. क्लियर है, ठीक है. तो ये आप ध्यान रखना है, डरना नहीं है कि ये डायग्राम तो कैसी आ गई एग्जाम में, है बस वही है, वो हमने 0 से ही बनाया था. यहाँ पे करंट आपका कुछ एंगल बना रहा है पहले से, ओमेगा टी करंट एंगल बना रहा है. ओके, ठीक है. जब भी आपको रेजोनेंस के क्वेश्चंस होते हैं, देखो टर्म्स उसमें यूज होती हैं रेजोनेंस के क्वेश्चंस में. रेजोनेंस या फिर मिनिमम रेजिस्टेंस, ये सब रेजोनेंस के लिए है. या फिर मैक्सिमम करंट, या फिर मैक्सिमम पावर कंजम्पशन. अगर न्यूमेरिकल में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पे वही लगाना है आपका रेजोनेंस. रेजोनेंस का मतलब हुआ XL इज इक्वल टू XC या फिर ओमेगा R 1/LC. हाँ, इसमें जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा. क्या हो गया, चल लो थोड़ा सा. ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ आ गया अच्छे से. लिख लो, ये वाली चीज लिख लीजिए. क्या है,
ये बेटा क्या, ये वाला इसमें क्या करा था? हाँ सेम ग्राफ है। मैंने कहा जब रेजोनेंस के क्वेश्चंस होते हैं उस रेजोनेंस के क्वेश्चंस में ये सारी टर्म्स अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इनका मतलब रेजोनेंस ही है, रेजोनेंस का ही फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है? हाँ रेजोनेंस लगेगा, रेजोनेंस लगेगा इन सब टर्म में। एक इसमें न्यूमेरिकल है जिसमें सारा कुछ आ जाता है, ये वाला न्यूमेरिकल। चलिए एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं, इस क्वेश्चन में सारी कहानी हो जाएगी जल्दी से। देखो इरेज कर दूं अब, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। ये बना लिया सबने ना? चला जाए। क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ? हमें ये चीजें दे रखी हैं। 225 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस दे रखा है बच्चे, 25 माइक्रोफैरेड, और इंडक्टर दे रखा है, इंडक्टेंस 0.110 हेनरी। इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 25.0 ओम। are connected series AC with source that is E is equal to 310 sin 314 कितना है T। ये हमें डेटा दे रखा है। अब हमें कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ, फ्रीक्वेंसी बताना है। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? ओमेगा वाले टर्म से। ये ओमेगा होगा मेरा, है ना? ओमेगा कितना हुआ? 314। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है ना? 2 पाई एफ, 2 पाई एफ हमें क्या दिया है? हमें 314 दिया है। एफ निकाल लो, आप निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट? रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट बोला है, रेजोनेंस वगैरह कुछ भी नहीं बोला। नॉर्मली रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट मतलब कौन हो गया? ये इम्पीडेंस। इम्पीडेंस में कहाँ जाएंगे? वही फॉर्मूला आपका इम्पीडेंस का आ जाएगा, दैट इज Z XL माइनस XC का स्क्वायर और R का स्क्वायर। अब मुझे XL निकालना होगा। XL मुझे ओमेगा पता है, ओमेगा L हो जाएगा। L पता है, ओमेगा पता है, हो जाएगा। फिर मुझे XC निकालना है, 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा पता है, C पता है, निकल जाएगा। R भी पता है, इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ओके आगे चलते हैं। व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट? अब इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट पूछा है। अब इम्पीडेंस क्या आ जाएगा हमारे पास? Z। अच्छा रिएक्टेंस, फिर रिएक्टेंस तो आपका अलग अलग आएगा, रिएक्टेंस आप फिर अलग अलग निकालोगे, XL XC और R। और व्हाट इज द इम्पीडेंस? इम्पीडेंस के लिए ये Z आ जाएगा। व्हाट इज द करंट ऑफ द सर्किट? करंट ऑफ द सर्किट, करंट ऑफ द सर्किट क्या आ जाएगा? करंट I नॉट E नॉट बाई Z। Z यहाँ से निकाला, E नॉट ये पड़ा है हमारा, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इजी है, ठीक है? व्हाट इज द फेज एंगल ऑफ द करंट बाय विच लीड्स और लैग द अप्लाइड ईएमएफ? हमें अब फेज एंगल निकालना है। फेज एंगल कैसे निकलेगा? फेज एंगल थोड़ा सा इसका रह गया, तो हमारे पास देखो ध्यान से, पहले में हमने ये I नॉट और VR नॉट इधर ही लिया था, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया था? VL माइनस VC ले लिया था, और फेज एंगल ये मेरा E आएगा, दैट इज फाई। तो फाई क्या आ जाएगा बताइए जरा? फाई हमारा आ जाएगा tan फाई आ जाएगा परपेंडिकुलर माइनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये I नॉट XL माइनस XC डिवाइडेड बाय I नॉट R, ये कट जाएगा, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, ठीक है? tan फाई, tan फाई निकालना है। XL पता है पीछे हमें, XC पता है, R पता है, सबको ऐसे फॉर्मूले में रख दो, tan फाई निकल आएगा। फिर फाई निकालना होगा, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। क्वेश्चंस करने हैं आपको, ओके? ये हो गया। फिर उसके बाद और क्या है इसमें?
व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट? एक्सप्रेशन ऑफ द करंट, तो मुझे ये आई नॉट मिला, यहाँ पे मैंने पीछे पता किया था आई नॉट, और साइन ओमेगा टी सब कुछ था हमारे पास, आई नॉट की वैल्यू पुट करके आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पर करंट क्या करता है? एंगल बनाता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा बच्चे। नहीं, इसमें पाई बाई 2 नहीं होगा, ये वाला जो फाई होगा ये वाला यहाँ पे वैल्यू पुट होगी। ओमेगा की वैल्यू 314 हमें दिया है ना एक्सप्रेशन में। समझ आई बात? पाई बाई 2 यहाँ नहीं लेना, पाई बाई 2 जब हमारा एल अलग था, आर अलग था, तब हमने पाई बाई 2 लिया, पर जब सर्किट में आ गया तो वो नहीं है भाई, वहां पे कहानी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड आ रहा है। ठीक है, ओके। सो कंस्ट्रक्ट वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम हमने बना दी, ऐसी वेक्टर डायग्राम बना लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस विल मेक द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम? अब है ना, व्हाट वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस विल मेक द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम? हमें मिनिमम बताना है, सर्किट का इंपीडेंस हमें मिनिमम बताना है, और सर्किट का मिनिमम कब होता है? एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, है ना, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी लगा देंगे, वहां पे आप इंपीडेंस की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इंपीडेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो गया, फिर 2 पाई एफ एल ये हो गया, एल की वैल्यू आपने निकाल ली, सी उसी को रखना है, एल की वैल्यू नहीं आ जाएगी। ओके, इसके क्वेश्चंस बच्चे बहुत आसान है, बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? क्या चीज? हाँ बेटा, रिएक्टेंस जो है वो हमारे पास, रिएक्टेंस हमने पीछे बात करी थी ना, रिएक्टेंस किसका लिया था? रिएक्टेंस हमने कैपेसिटर और इंडक्टर का ही लिया था। जब आप Z इकट्ठा कर देते हो, Z के टाइम पे क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस हो जाएगा, इम्पीडेंस। अगर आपने Z रेजिस्टेंस ले लिया तो RLC ले लिया तो उसको इम्पीडेंस बोल रहे हैं। अगर सिर्फ XL है या सिर्फ XC है या फिर दोनों XL एंड XC है तो उसमें हमने उसका नाम रख दिया रिएक्टेंस। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन बचा है? What are the effective voltage across the capacitor? Effective voltage across the capacitor क्या आएगा? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या आएगा बच्चे? VC कितना होता है? I नॉट XC, I नॉट और XC को मल्टीप्लाई कर दो, VL निकालना है, I नॉट V XL, बस यही तो है। ठीक है, बट नॉट का ध्यान रखना है, ये RMS वैल्यू है, इफेक्टिव की बात हो रही है ना, ये RMS वैल्यू जो आपने निकाली थी, जो आपने निकाली है क्वेश्चन में। ओके, चलिए इसमें आपके अभी 2 लेक्चर्स और जाएंगे, 2 से 3 लेक्चर, वैसे 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर है और एक देखती हूँ बेटा, अभी आप लोगों के टेस्ट लूंगी मैं, ठीक है, चैप्टर्स थोड़ा सा पीछे का टेस्ट लेंगे, 1-2 लेक्चर्स लगाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है आपका प्रोग्रेस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग कोशिश करूंगी मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद EM वेव का तो 1 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर, वो चैप्टर बहुत छोटा है, 2 लेक्चर्स में हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास बच जाएगा पीछे के जो चैप्टर्स हैं, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ड्यूअल नेचर, ये जो सारे लेक्चर्स हैं 2-2 दिन के काम है, 2-2 दिन में 1-1 चैप्टर होता है 2-2 लेक्चर्स में। ठीक है, ये करवाऊंगी मैं, फिर उसके बाद हम लोग पॉज देंगे, फिर हम लोग करेंगे बाद में चल के ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स बाद में करवाऊंगी ढंग से। ओके, चल ठीक है परमीत और अनवी।